आज हम लोग जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। जर्नल एंट्री में आपको कुछ बातें बता दूं पहले। इधर देखो बेटा, करने से पहले आसान तरीके से समझ में आ जाए आपको चीज़। रिलायशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, आप पहले दिमाग में ये बैठाइएगा। रिलायशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है सर? बेटा ये जो नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का अपने एक रूल होता है कि जब भी कोई लॉसेस होंगे तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। लॉसेस जब भी होंगे तो क्या मानेंगे हम? डेबिट। बेटा मोबाइल रख दो, इधर ध्यान दो। और अगर आपको गेन हो जाए या प्रॉफिट हो तो वो क्या होगा? तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे रिलायशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। जब भी आपको लगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप रिलायशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। आपको लगे कि रिलायशन नुकसान है तो डेबिट कर देंगे। लेकिन इससे पहले आपको वो बेसिक बातें भी याद होनी चाहिए, कौन सी लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर होती है, कौन से नहीं होती। तो बेटा मैं यहाँ पे कुछ बातें बताऊं, जैसे बेटा एसेट्स का ट्रांसफर होना हम मान के चलेंगे क्या है हमारे लिए? लॉसेस। क्या मानेंगे? लॉसेस है। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं हम, पता नहीं बिके ना बिके, जीरो मानेंगे। एसेट्स ट्रांसफर होना, एक्सपेंसेस का पे होना, कोई भी पे कर रहा हो ये भी क्या हमारे लिए बेटा? लॉसेस है। समझ में आ रही बात? एसेट्स का ट्रांसफर होना, एक्सपेंसेस का पे होना, लाइबिलिटी का पे होना, चाहे उसे पार्टनर पे कर रहे हो या फर्म पे कर रही हो, वो भी हमारे लिए क्या है बच्चे? लॉसेस है। तो एसेट्स ट्रांसफर होगा, रिलायशन अकाउंट डेबिट होगा। एक्सपेंस पे होगा, रिलायशन अकाउंट डेबिट होगा। लाइबिलिटी पे होगा, तभी भी रिलायशन अकाउंट डेबिट होगा। ये बात समझ में आ रही है? बाकी तो जनरल एंट्री मैंने लिखवाई रखी है, आपको पहले लेक्चर में ही लिखवा दिया था। अब इसी तरीके से जब मैं बात करूं कि सर एसेट्स रियलाइज हो जाए, क्या हो जाए? एसेट्स रियलाइज को क्या मानेंगे आप? प्रॉफिट मान लेंगे। ठीक है जी। लाइबिलिटी का ट्रांसफर होना, ये भी क्या मानेंगे आप? प्रॉफिट मान लेंगे। समझ में आ रही बात? तो एसेट्स, कोई रिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज हो रहा हो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज हो रहा है, पैसे आ रहे हैं ना, कहीं से भी आ रहे हैं भाई, प्रॉफिट है। पैसे जा रहे हैं ना, तो क्या है? लॉसेस। और जब भी लॉसेस होगा रिलायशन अकाउंट को क्या करोगे बोलो? तो रिलायशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। रिलायशन अकाउंट डेबिट होगा कब होगा सर? जब क्या होगा? लॉस होगा। और इसी तरीके से बेटा रिलायशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। रिलायशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा कब होगा? जब प्रॉफिट होगा। याद रहेगी बात ये। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे चल सकते हैं, इतना आप याद रख लीजिए तो हम आगे बढ़ जाए। इसके अलावा अगर आपको चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगा कैश के बारे में। कैश बढ़ता है तो डेबिट होता है बेटा, कैश जब घटता है तो क्रेडिट होता है। यानी कैश आएगा तो डेबिट और कैश जाएगा तब। और उसके अलावा हम बात करेंगे कैपिटल का। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तब। कैपिटल बढ़ने की वजह क्या होती है बेटा? प्रॉफिट किसी तरीके का होगा, पार्टनर्स को रिजर्व वगैरह होगा, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, ये सब देखा था आपने, पहले पढ़ा है बचपन से। तो इस चैप्टर में भी आएगी सिचुएशन, हम समझेंगे। तो आप एक्स्ट्रा ये बचपन वाली बात ये भी याद रख सकते हैं, बहुत छोटे थे आप, नन्हे मुन्ने बच्चे, तब आपने पढ़ा था ये सब। ठीक है, तो चले इन दोनों को छाप लीजिए फटाफट, फिर बात करते हैं हम आगे। आइए सर। लैंड बिल्डिंग, बुक वैल्यू 1,60,000।
कह रहे लैंड बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू, इसका मतलब ये बैलेंस शीट में जो वैल्यू गिवन होती है बेटा उसे कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं ना बैलेंस शीट वाली वैल्यू को। कह रहे 1,60,000 की एक बिल्डिंग थी, उसे 3 लाख रुपए में हमने क्या करा बेटा, बेच दिया। और फिर ब्रोकर को हमने कितना परसेंट चार्जेस दिए, 2% एज अ कमीशन हमने ब्रोकर को दिए हैं। इन्होंने बोला आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है सर। देखिए क्या ये एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री है या एसेट्स रियलाइज की, ये बताइए पहले तो बोलो। तो ध्यान रखना एसेट्स को रियलाइज करने के टाइम पे एसेट्स का नाम नहीं आएगा। जब एसेट्स रियलाइज होगा एसेट्स का नाम नहीं आएगा। लायबिलिटी पे होगी तो लायबिलिटी का नाम नहीं आएगा, सिर्फ ट्रांसफर के टाइम पे नाम आएगा उसका। आपको याद है आपने हेडिंग करके लिखते थे, नहीं याद होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे क्या लिखते थे बेटा, ये आएगा एंट्री में, ये यूज होगा। जब ट्रांसफर करेंगे तो डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग आएगा, लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे तो ये नाम आएगा, लेकिन एसेट्स रियलाइज होगा तो क्या आएगा, बैंक आएगा। अगर कोई पार्टनर ले जाएगा तो क्या आएगा, उस पार्टनर्स का नाम आएगा। लायबिलिटी पे करेंगे तो इसी तरीके से बैंक आएगा, लायबिलिटी का नाम नहीं आएगा। ठीक है जी। आइए तो यहाँ पे हम समझते हैं पहली वाली सिचुएशन में वापस से कि सर लैंड एंड बिल्डिंग है और वो रियलाइज हो रहा है 1,60,000 की, जिसकी बुक वैल्यू थी उसे हम बेच रहे हैं 3 लाख रुपए में। तो सर हमें यहाँ फायदा दिख रहा है बेटा, ये फायदा नुकसान नहीं है। फायदा नुकसान मतलब एसेट से बिक के 1 रुपए भी आ जाए ना तो फायदा है। मान लीजिए एसेट्स आपका 1,60,000 का, तो अब ये ना 10 रुपए का बिक रहा है, बताओ कितने का नुकसान है। सीधा 10 का क्या है, एसेट से कुछ भी मिल जाए वो क्या मानेंगे आप, फायदा मानेंगे। लायबिलिटी कुछ भी पे करना पड़े क्या मानेंगे आप, नुकसान। तभी आपको ये आसान लगेगा वरना मुश्किल हो जाएगा ये। ठीक है जी। तो वापस से आइए, एसेट्स हमारे लिए 1,60,000 का था, बेच कितने का रहे, 3 लाख रुपए। बेटा 3 लाख का बिक रहा है, लेकिन एज ए कमीशन भी हमारा कितना डिडक्ट हो जाएगा, 2%। तो 3 लाख का 2% निकालना आता है कि नहीं आता, अरे आता ही नहीं आता। 3 लाख का 2% नहीं आता, नालायकों को। तो लो मैं लिख देता हूँ 2%। कुछ लोग गर्दन हिला देते, सब बोल रहे हैं तो बोल देते, वो भी एक्चुअल में नहीं आता उनको। कितना है ये, तो 6,000 माइनस करेंगे तो बताओ पॉकेट में पैसा कितना आया, 2,94,000 आया। ठीक है जी। एसेट्स बेच के 2,94,000 रुपये आए, फायदा हुआ नुकसान हुआ। फायदा में आपको मैंने बताया था जी, फायदा होगा तो क्या करोगे, रिलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करोगे। तो इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे पैसा आपके पास आएगा। सर कैश लिखूं या बैंक, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, दोनों लिख दो। लो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या लिखोगे बेटा, तो सर टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख देते, तो लिख दो। अमाउंट कितना लिख दूं सर, 2,94,000 लिख देता हूं सर। अच्छा सर, सर एक बात बताइए नरेशन क्या लिखें, बहुत सिंपल बेटा। बीइंग, यहाँ पे देखिए ना क्या लिखा हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज, किस्सा खत्म। सर अगर सिर्फ यही एक लाइन आया तो क्या वर्किंग भी कर दें, छोटा सा कैलकुलेशन 294 कैसा है, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लिख देते हैं। तो यहाँ पे है आपकी बेटा सेल वैल्यू, और वो सेल वैल्यू है बेटा 3 लाख का, इसमें से लेस करेंगे कमीशन। कमीशन है बच्चे पार्टी 2%, जो वैल्यू है 6,000, तो ये आया जी 2,94,000। ये 2,94,000 का आपका कहानी आ गया। समझ में आई बात, पहला क्वेश्चन आपने कर लिया जी फर्स्ट। चलें आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो बताइए मेरे। बस आपने ये याद रखना है, फ़ायदा क्रेडिट होगा, नुकसान है तो डेबिट होगा। और फ़ायदे की कंडीशंस क्या है कि कोई भी एसेट से कुछ भी रियलाइज हो जाए, रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, कितने की भी वैल्यू, से कोई मतलब नहीं। जब भी कुछ पैसा आ रहा है तो फ़ायदा है, और जाएगा तो वो नुकसान। चलें सर आगे बढ़ जाए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए जी, ध्यान से समझेंगे। यहां पे लिखा हुआ बेटा, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी।
कि जी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो पहले से बुक्स में नहीं थी, यानी बैलेंस शीट में नहीं थी, ठीक है जी। 15,000 की एज सेटल एट ₹10,000। कह रही जी 15,000 रुपये की लायबिलिटी थी, मतलब कोई अचानक से मिला और बोलने लगा तुझे याद है तेरे पे 15,000 रुपये, आपने बोल दिया जी हाँ याद है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था, तूने अच्छा हुआ याद दिला दिया है। तो पैसे कम मिलेंगे, आपने बोला यार 15 तो नहीं दे पाऊंगा, 10 दे सकता हूँ, तो आपके पास से तो 10,000 जाएंगे। अब आप ये सोच के बताओ क्या ये फायदा है नुकसान? ये तो नुकसान है सर। सर नहीं, 15 की जगह 10 जा रहा है बेटा, आपको तो लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, किसी टाइप की पेमेंट आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब वो आपके लिए नुकसान। अब पेड बाई एक्स, पेमेंट किससे करवाया आपने? एक्स से करवाया, पार्टनर से पेमेंट करवाया जब डिसोल्यूशन का टाइम था। तो बताइए नुकसान है तो आप किसको डेबिट करेंगे, ये समझाइए। अरे बोलो यार। तो बच्चे ध्यान से समझो, आपने बोला रियलाइजेशन को सर डेबिट करेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले आप लिखना नहीं, पहले समझो। आप क्या बोलेंगे? रिलायशन अकाउंट डेबिट। अब ये रिलायशन में आपने पेमेंट कितने का किया सर? 10,000 का। लेकिन ये पेमेंट क्या हमने अपने अकाउंट से किया? नहीं, किसने पेमेंट किया? तो यहाँ पे आएगा जी एक्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। और यहाँ लिखेंगे बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय एक्स पार्टनर। ये एक्स जो पार्टनर है उसने पे किया, तो ये आपका नुकसान था सर। उसके बाद बी पे आ जाएंगे, आगे बढ़ जाएं गुरुजी, हुक्म दो तो बढ़ जाए। आइए सर, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास व्हेन अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 15,000। कह रहा है एक मशीन जिसकी कीमत है 15,000 इज गिवन टू द राकेश अ क्रेडिटर। एक मशीन जिसकी कीमत है 15,000, ध्यान से समझना बेटा। और राकेश जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमें पैसे चुकाने होते हैं बेटा। तो क्रेडिटर जिसका पैसा है 22,000 रुपए का, मेरे मशीन है 15,000 का, हमारे फर्म का जो मशीन है कितने का है? 15,000। हमारे ऊपर कर्ज कितने का है? 22,000। इज गिवन टू द राकेश, हमने उस मशीन किसको दे दिया? राकेश को। भाई ये राकेश कह रहा है मेरे 22,000 दो, मैं कह रहा हूँ यार पैसे तो नहीं है मेरे पे, मशीन है 15,000 की, चलेगी क्या? उसने बोला ठीक है चल लाओ मशीन दे दो मेरे को, लेकिन ध्यान रखो तुम क्या बता रहे हो इसका कितने का है? मैंने बोला जी 15,000 है। कह रहे 15 नहीं लगाऊंगा मैं इसके, मैं तो इसको, मेरे पास जो आ रहा है मैं तो इसको 12,000 का मानूंगा, तुम्हारे लिए ये 1.5 करोड़ का हो सकता है, मेरे लिए 12,000 का है। बोलो तय करते हो तो आगे भेज दो मशीन। बस समझ में आ रही? आपके लिए वो जितनी की भी थी, लेकिन राकेश कितना मान रहा है इसको? सिर्फ 22,000 मान रहा है, ओ सॉरी 12,000 मान रहा है। इसका मतलब आपका वो जो मशीन है वो राकेश ने कितने में एक्सेप्ट करा? सिर्फ 12,000 में एक्सेप्ट करा, एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 12,000। आगे लिखा हुआ टुवर्ड्स पार्शियल पेमेंट। ये जो 12,000 माना है ना उसने, वो जो टोटल 22,000 थे उसके बदले में लिया 12,000। बोला कि ठीक है इसका कुछ हिस्सा मैं मान लेता हूं कि आपने पेमेंट कर दिया। हिज रिड्यूस, जितना उसका बाकी कितना था एक्चुअल में, तो बेटा उसने बोला ठीक है मैं 12 तो इसमें से हटा देता हूँ, अब कितना बच गया बोलो? 10,000। बात समझ में आ रही है? यहाँ फुल सेटलमेंट तो नहीं लिखा हुआ है ना, उसने बोला कोई बात नहीं तू मशीन दे दे, मेरा 22 का 22 खत्म हो जाएगा। अगर फुल सेटलमेंट लिखा रहता तब तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन फुल सेटलमेंट नहीं है। वो कह रहा है जी आपका जो 12,000, ये ध्यान रखना, अभी तो कई बार समझ में आ जाता है, बाद में जब इसी को पढ़ते हो तो आपको क्लियर नहीं होगा। 22,000 रुपये क्रेडिटर था, उसने 15,000 वाली चीज को 12,000 में उसकी वैल्यू करी और उसे एग्री कर लिया कि ठीक है जी 12,000 की चीज भेज दो, कुछ पेमेंट मैं मान लेता हूँ कि 12,000 तुमने कर दिए, ठीक है जी। तो अभी कितना बच गया राकेश का? 10। इसके बारे में उसने बताया नहीं कि वो 10,000 पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, कुछ एसेट्स को लायबिलिटी ने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ एसेट्स कौन ले गया बेटा? और मैंने आपको बचपन में बताया था कि अगर एसेट्स कोई लायबिलिटी से सेटल हो जाए तो उसकी कोई भी एंट्री, तो ये जो एसेट्स आपका है ना बेटा, जो 15,000 का 12,000 में वो क्रेडिटर ले गया,
तो आपका क्रेडिटर कितना कम हो गया, 12 या 15, 12,000 से क्रेडिटर आपका कम हुआ, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन ये जो 10,000 रुपये अभी भी बाकी हैं क्रेडिटर के, क्या हमने दिए या नहीं दिए, ऐसा क्वेश्चन ने बोला, बोला नहीं है, लेकिन हम क्या मानते हैं कि क्रेडिटर की पेमेंट करना जरूरी है। तो आपको क्रेडिटर की तो पेमेंट करनी पड़ेगी 10,000 रुपये, आप उसे छोड़ नहीं सकते। अगर क्रेडिटर है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो भाई यहां पे क्या करें सर, सबसे पहले बेटा आपके लिए बताओ, क्रेडिटर की जब आप पेमेंट करोगे आपके लिए फायदा ही नुकसान है? सर नुकसान है तो रिलाइजेशन बोलो क्या करोगे, तो मैंने रिलाइजेशन को करा सर डेबिट, रिलाइजेशन अकाउंट को करा डेबिट, और क्रेडिट में लिखा नालायक, क्या लिखूंगा, कैश या फिर बैंक। मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले, बोला कि अगर कोई लाइबिलिटी पे करते हैं तो लाइबिलिटी का नाम नहीं आएगा, कोई एसेट्स रियलाइज होगा तो उसका भी नाम नहीं आएगा। यहाँ पेमेंट हो रहा है, कैश और बैंक से पेमेंट हो रहा है, और ये पेमेंट कितने का हो रहा है सर, सर ये तो 10,000 का हो रहा है। ठीक है जी, नरेशन लिख लीजिए, बीइंग एसेट्स और मशीन, बीइंग मशीन taken by creditor for partial payment and balance paid, and balance paid, ये लिखना पड़ेगा। दो स्टेटमेंट है बेटा ये एक्चुअल में, आपने आपका मशीन जो है क्रेडिटर ले गया, और बाकी जो पार्शियल पेमेंट है वो आपने पार्शियली ले गया, कुछ पैसे जो बच गए थे आपके उसके बदले में आपने 10,000 रुपये क्या करा, उसको पे कर दिया। समझ में आई बात? तो ये दूसरे क्वेश्चन में 2 पॉइंट से हमने दोनों डिस्कस कर लिए। यहां तक समझ में आ गई बात बेटा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंसेस ऑफ रिलायेशन। क्या लिखा हुआ बेटा, एक्सपेंसेस ऑफ। अब एक्सपेंसेस है रिलायेशन का तो पेमेंट ही हुआ होगा। अब ये पेमेंट कौन कर रहा है, मैं या पार्टनर, फर्म या पार्टनर? देखो कुछ ना कहे तो हमेशा पेमेंट कौन करता है, फर्म, लेकिन कह दे तो उसकी सुननी पड़ती है हमें। तो यहाँ पेमेंट कौन कर रहा है बेटा, फर्म कर रहा है। रिलायेशन एक्सपेंस पे करना, फायदा या नुकसान, फायदा बोलो, नालायक, फायदा नहीं, क्या होगा, रिलायेशन एक्सपेंसेस पे करना, रिलायेशन एक्सपेंसेस पे करना फायदा नहीं है बेटा, क्या ये नुकसान है। तो नुकसान जब है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो एंट्री बता सकते हैं आप क्या बनेगा? अच्छा फिर से बोलो तो जरा, तो यहाँ लिख लीजिए सर, बोल तो रहे हो अब लिख भी दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो कैश और बैंक अकाउंट, being realization expenses paid, realization expenses paid 5,000, being realization expenses paid 5,000 जी, expenses of realization 600, expenses of realization 600 बट पेड बाई मोना पार्टनर। भैया ये है खर्चा किसका, कंपनी का ही तो है, लेकिन ये दिया किसने, तो अपने लिए तो नुकसान है, फायदा है। अब आप ये मत सोचना कि सर मोहन दे रहा है, भैया मोहन दे रहा है, देना है तो मेरा ही ना, मुझे मोहन को देना पड़ेगा बाद में। अभी मोहन दे रहा है लेकिन मोहन को तो मुझे देना पड़ेगा, है तो कंपनी का खर्च ना, बस पेमेंट मोहन ने कर दिया। ठीक है जी, फायदा नुकसान, तो नुकसान है तो रिलायेशन को क्या करेंगे, क्या बोला, डेबिट करेंगे। तो यहां लिखेंगे सर रिलायेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
मोहन्स कैपिटल अकाउंट, being realization expenses paid by मोहन। कितनी वैल्यू है बेटा? आइए सर, नेक्स्ट। मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म। मोहन जो है भैया वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म, इसका मतलब क्या है? मोहन पार्टनर है भैया फर्म का। कई और भी रहे होंगे, उनमें से एक पार्टनर कौन है? मोहन भी है। वॉज आस्क्ड टू लुक इनटू द डिसोल्यूशन, उसको जिम्मेदारी दी गई, ये बोला गया कि भाई आप जो डिसोल्यूशन हो रहा है ना फर्म का, ये काम धाम जो है वो अपनी जिम्मेदारी में ले लो, और हम ना आपको कमीशन देंगे इसके बदले में कितना। तो यार ये बताओ, फर्म जो है पार्टनर्स को कमीशन दे रहा है, फायदा है नुकसान? क्या है ये? नुकसान है, तो रिलेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो आओ सर, रियलाइजेशन बेटा, रिवैल्यूएशन नहीं। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन। पार्टनर्स को बेटा कभी भी कैश नहीं देते, उसके कैपिटल में प्लस या माइनस करते। तो यहां लिखते हैं हम लोग मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 2000। बीइंग कमीशन अलाउड टू मोहन। बताइए बच्चों, पार्टी समझ में आई बात? डी, मोटर कार ऑफ द बुक वैल्यू। मोटर कार ऑफ द बुक वैल्यू कह रहे, मोटर कार तो जानते हैं आप, देखा है कभी? मोटा कार नहीं, ठीक है। मोटर कार बुक वैल्यू 50,000, 50,000 रुपए की कार है। टेकन ओवर बाय क्रेडिटर, कौन लेके जा रहा है बेटा? क्रेडिटर एसेट से ये लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी आपका कार लेके जा रहा है, 50,000 रुपए का है, ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 40,000 इन फुल सेटलमेंट। कह रहे भाई देखो ऐसा है, ये 50,000 की होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो ये कितने की है, लेकिन हाँ ये अपना कार दे दो, फुल सेटलमेंट, मेरा जितना भी क्रेडिटर है ना तुम्हारे पे सारा खत्म। क्या अलग से क्रेडिटर को पेमेंट करना है? अरे बोलो, क्या कार के बदले में कुछ पैसे देगा वो? ऐसी कोई बात तो नहीं हो रही ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई कार मेरा 50,000 का था, उसका कर्ज ही 30,000 रुपए का था, तो 20,000 रुपये देगा, अगर वो कहता है तो देगा। खैर यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार 50,000 का है, लेकिन इसकी वैल्यू मोहन ने कितनी, क्रेडिटर ने कितने की लगाई? ठीक है लगा दी उसने, लेकिन क्या क्रेडिटर को इसके अलावा कुछ और पैसे देने हैं? नहीं देने, ऐसा लिखा हुआ कैसे मालूम चल रहा है बेटा? ये फुल सेटलमेंट से। बताओ इसकी कोई एंट्री करेंगे कि नहीं? अगर कोई एसेट किसी लाइबिलिटी से सेटल हो जाए तो उसकी कोई एंट्री, ये लाइन याद रहेगी? नहीं रहने वाली। इसकी भी एंट्री कर देते हैं बच्चे, लिखो नो जर्नल एंट्री, एंट्री रिक्वायर्ड when assets, हाँ सही बोला यार, when liabilities settle with assets in full settlement। सेटलमेंट, ये बात समझ में आ गई बेटा? अरे बोलो ना यार, आवाज ही नहीं निकलती तुम लोग की तो बिल्कुल। अब फालतू के भोगते रहो हैं।
जब बोल रहा हूं तो बोलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर टू बी मेट बाय मोहन। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर टू बी मेट बाय मोहन का मतलब है बॉन्ड बाय मोहन है। मतलब ये जो एक्सपेंस है ना, ये मोहन का है खुद का। ठीक है जी। हमने बोला यार देख ऐसा है, डिसोल्यूशन होगा, खर्चे वर्चे, वो कह रहा है टेंशन मत लो सब मेरे, मैं नहीं दूंगा। कह कोई बात नहीं, मैं मेरे खर्चे हैं, ऐसा मोहन का खर्चे है ये। क्वेश्चन आपको बता रहे। आगे कहता बट वर पेड भाई, और जब पैसे देने की बारी आई तो भग गया वहां से, वो था ही नहीं। समझ में आई बात? तो किसको पैसे देने पड़े? तो फर्म के लिए क्या ये खर्च है या नहीं है? है। है। सोचो, मान लो मैं और अदनान कहीं जा रहे हैं, अदनान कह रहा है कि 2 बर्गर ऑर्डर करते हो ना, पैसे नहीं, पैसे नहीं है। कह रहे पैसे मैं दूंगा, टेंशन नहीं लेना सर मेरे पे बहुत है। अंबानी रिश्तेदार है हमारा, 2 बर्गर के लिए अंबानी याद कर लिया इसने। तो खैर इसने बोला कि मैं दे दूंगा, हमने ऑर्डर कर लिया। अब बर्गर भी आ गया, बंदे ने खाए भी, पैसे देने की बारी आई, वो निकल गया बाहर को। अब दुकानदार को कौन देगा? मैं दूंगा। एक बात बताओ, क्या मैं इसको अपना खर्च मानूं या मैं अदनान से मांगूंगा? मैं तो हिसाब मांगूंगा इससे। नहीं देगा कोई बात नहीं, लिख लूंगा, ऊपर जाके मांगूंगा। इसने वादा किया था ना। क्यों, वादा अगर कोई कर रहा है तो उसे निभाना चाहिए। सारे नहीं, मतलब कुछ वादे तो निभाने चाहिए ना तो बेटा यहाँ पे कहानी ऐसी है कि कंपनी ने पैसे तो दिए, फर्म ने पैसे दिए, लेकिन फर्म के खर्चे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पैसा वो किससे मांगेगा? वो तो बोलेगा यार तेरे चक्कर में हुआ, मैं तेरा कैपिटल कम कर देता हूं। भाई उस मोहन का पैसा ऑलरेडी है कंपनी के पास ना, वो नहीं देगा कोई बात नहीं, उसके हिसाब में से क्या करेंगे हम, काट लेंगे। ये तो उसका पर्सनल खर्च था, उसको पे करने चाहिए थे, उसके नहीं होने पे हमें पे करना पड़ गया। कई बार आपके घर में भी ऐसी सिचुएशन आई हो, घर में मान लो पेंट वेंट हो रहा है, ठेकेदार ने कह दिया जी इसका पेंट करवाने का ना 6,000 रुपये में तय हो गया। अब वो शाम में उसके जो मजदूर हैं पेंट करने के बाद जनरली ठेकेदार से पैसे मांगते हैं डेली के। ठेकेदार चला गया, मजदूर कह रहे जी हमें पैसे चाहिए। आपने बोला भैया अपने ठेकेदार से मांग लो, कॉन्ट्रैक्टर से मांग लो। कॉन्ट्रैक्टर कॉल पे कह रहे हैं भाई साहब आप दे दो, मैं मेरे हिसाब में देख लेना बाद में। एट द एंड वो नहीं है तो किसको देना पड़ेगा? वहां के ऑनर को देना पड़ेगा। ऑनर क्या करेगा? जो टोटल हिसाब किताब है उसमें क्या करेगा? वो माइनस करेगा ना सर। बस समझ में आ रही है? तो यहाँ पे यही सिचुएशन है। ये मोहन का खर्च है तो हमारे एक्सपेंस में नहीं आएगा बेटा, ये हमारे रिलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो सर कहाँ जाएगा? हमारे रिलाइजेशन में नहीं आएगा बेटा, ये हमारे पास से कैश जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 4 आइए जी। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास से बेटा क्या जाएगा? कैश में से पैसे या फिर बैंक में से पैसे जाएंगे। सिर्फ कितना था? 10,000 रुपये थे। और डेबिट में किसका नाम लिख दूं बोलो? मोहन। बेटा मोहन का पर्सनल खर्च है, उसके कैपिटल से हम कम कर लेंगे। बोलेंगे भाई साहब ये तुम्हारे, मैंने तो तुम्हें दिया, मैं तो ये मान के चलूंगा ना, ये मोहन का खर्च है, मैं तो ये मान के चलूंगा कि मोहन को दिया है मैंने पैसे। बीइंग, अब यहां जो चीजें हैं, एक्सपेंसेस मेड बाय मोहन पेड बाय फर्म। एक्सपेंसेस मेड बाय मोहन पेड बाय फर्म। एक्सपेंसेस मेड बाय मोहन पेड बाय फर्म, ये ए हो गया जी। अरे ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा ना? ठीक, नरेशन दिखाऊं, ये देखो। बीइंग रिलाइजेशन एक्सपेंस, ये एक्सपेंसेस मेड बाय मोहन पेड बाय फर्म।
आई सर, महेश अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन। महेश एक पार्टनर है, उसे हम क्या पे करेंगे? रेम्यूनरेशन पे करेंगे। एंड ही वॉज टू मीट ऑल। हमने उसे बोला देख भाई ऐसा है कि मैं तेरे को ना 25,000 रुपये दूंगा, बस ये जो भी डिसोल्यूशन हो रहा है उसके टोटल कितने दूंगा? 25,000। जो खर्चे वो तुम देख लेना। उसने बोला हाँ हाँ खर्चे मेरे मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ मुझे कितना दे देना। इसके आगे तो क्वेश्चन ने नहीं लिखा, लेकिन मैं अगर आपके सामने बोलूं कि खर्चे अगर 30,000 हो जाते तो ये किसको देना पड़ता? सुना नहीं? बोलो सुना नहीं ना, फिर से सुनो। महेश से हमारा तय कितने में हुआ? हम 25,000 एज अ रेम्यूनरेशन देंगे आपको। रेम्यूनरेशन बोले तो सैलरी कमीशन ऐसा समझ लीजिए। और सारे खर्चे जो है वो आप ही को देने। जैसे ठेकेदार से तय हो गया ना 10,000, अब उसके बाद जो भी खर्चे हो कम हो या ज़्यादा हो तो ठेकेदार के ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर टोटल एक्सपेंस ना 30,000 होता तो ये 30,000 रुपये मैं अपने खर्चे में लिखूं या 25,000 रुपये लिखूं? बोलो भाई, मैं तो कितना दूंगा? सिर्फ 25 दूंगा। मैंने तो उससे तय कर लिया था, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है। नहीं बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस का जिक्र है क्या? नहीं है। तो यहाँ तो सिंपल सा रेम्यूनरेशन देना है आपको। कितना देना है? 25,000। फायदा है नुकसान? फायदा ना। क्या है ये? नुकसान है। तो रिलेशन डेबिट या क्रेडिट? रिलेशन डेबिट हो जाएगा जी। आइए करिए एंट्री फटाफट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किसको दे रहे बेटा हम? मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा महेश है। महेश कैपिटल अकाउंट बीइंग रेमुनरेशन। बेटा बातें नहीं, कैरेक्टर से बाहर निकलो नालायक, वहीं का वहीं पहुंचा हुआ है। बीइंग रेमुनरेशन अलाउड टू महेश। ये वैल्यू है सर 25,000। सी। हाँ जी सर। सुरेश अ पार्टनर वॉज पेड रेमुनरेशन 20,000। हम सुरेश एक पार्टनर है, उसको हम कितना दे रहे हैं बेटा? ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, और उसकी जिम्मेदारी है सारे खर्चे देने। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000। ये क्या बात हो गई है? ये कह रही है उसने 20,000 में तय कर लिया था, अब बोले थे कि सारे खर्चे वो देगा। अब खर्चे के टाइम पे वो गायब है, किसको देना पड़ गया? फर्म को देना पड़ गया। तो एक बात बताओ, क्या फर्म के लिए वो 5,000 रुपये एक्सपेंस है? नहीं ना। वो किससे मांगेगा? सुरेश के हिसाब से काट लेगा वो। लेकिन ये 20,000 रुपये फर्म के लिए है एक्सपेंस की नहीं है? है ना? ये 20,000 है ना। लेकिन वो 5,000 जो दिए उसने बाद में, वो किसके लिए दिए? वो तो सुरेश के बदले में दिए ना। नहीं समझ में आई बात? खड़ो। हाँ बता बेटा, एक्सपेंस कितना है? 5,000 है। कम फर्म के लिए कितने का है? नहीं समझे तो डर गया यार। देख लो बेटा, सब सीट पे खड़े होने से डर लगने लगता है। यहां तक बता बेटा एंट्री क्या होगी? आगे मत पढ़, आगे इग्नोर कर। आता है इग्नोर करना? ठीक, बता। यहां तक पढ़ बस। सुरेश पार्टनर वॉज पेड रेमुनरेशन 20,000। बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बोला सर। आगे लिखा हुआ ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कि सुरेश को ही सारे खर्चे देने थे। बोलना यार। हाँ।
फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000, लेकिन पेमेंट किसने करा? ये 5,000 का खर्चा था किसका? सुरेश का था। ये ऐसा नहीं लग रहा पहली लाइन जैसा? ये खर्चा था किसका? सुरेश का, लेकिन पे किसने किया? बता बेटा एंट्री। हाँ बिल्कुल सही, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो इसमें दो एंट्री होगी सर, समझ में आई बात? नहीं आया? चलो एंट्री करो तो सी। सबसे पहले हमारे खर्चे हैं, तो हम लिखेंगे जी रिलायशन अकाउंट डेबिट। किसको दे रहे हैं सर? तो यहां लिखा जी हमने सुरेश, सुरेश कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? नरेशन लिखते हैं, बीइंग रेम्युनरेशन allowed remuneration allowed to Suresh, remuneration allowed to सुरेश। और नेक्स्ट एंट्री में बेटा हम पे कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे पैसे जा तो रहे, हमारे एक्सपेंस नहीं मानेंगे हम उसे, क्योंकि हमने तो किसके बदले में दिया? हमने दिया जी सुरेश के बदले में। किसके बदले में दिया बेटा? तो यहां लिखेंगे सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। बीइंग expenses made by paid by firm। कितना अमाउंट है बेटा? 5,000। समझ में आ गई बात? क्लियर है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो कोशिश कर ली 5वें क्वेश्चन में, कर लिया? तो अभी मैं बताऊंगा ना तुमने गलत किया है सही किया बेटा। चलो इधर ध्यान दो, बच्चा पार्टी इधर। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले, अपना दिमाग लगा ले, तो मुझे समझाने में थोड़ा आसानी होगी। इधर देखिए बेटा, यहाँ लिखा हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹10,000। और ध्यान रखना एग्जाम में अगर जर्नल एंट्री आएगी तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही जर्नल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म। किसने पे किया? तो इतना तो दिमाग में आ गया होगा यार, फर्म ने पे करा है तो कैश और बैंक तो आएगा, और वो डेबिट नहीं होगा, क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर है ना? अरे बोलो ना। अच्छा से आगे, ऑन बिहाफ ऑफ, यानी आलोक के बदले में दिया इसमें हमने तो पैसे यार, तो आलोक डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, हमने आलोक के बदले में दिया, हमारा एक्सपेंस नहीं है। अब पार्टनर विद होम इट वाज एग्रीडेड 7,500। अच्छा ये प्रॉब्लम हो गई। कह रहे पार्टनर जिससे मेरा एग्री हुआ था 7,500, मतलब आलोक से एग्री ये हुआ था, जैसे आलोक ने फोन पे कह दिया ऐसा करो सर, आपने ऐसा करना 7,500 दे देना। मैंने हाँ हाँ दे दूंगा, और जब खर्चे होने लगे तो मैंने 10,000 तक दे दिए। अब बताओ क्या आलोक मानेगा इस बात को? वो क्या बोलेगा? मैं तो सिर्फ 7,500 दूंगा, मेरे से तो यही तय हुआ था। अब बात समझ रहे हैं? भाई हमने आलोक के बदले में पैसे दिए, ठीक है सर। अगर सर आपने आलोक के बदले में पैसे दिए तो आपके पास से पैसे जाएंगे, हाँ या ना बोलो? तो पैसे जाते हैं तो कैश डेबिट या क्रेडिट? तो आपने इसे क्रेडिट कर दिया। सर पैसे तो आपके पास से गए 10,000, हाँ या ना? लेकिन आलोक से आपका तय कितने का हुआ था? तो आलोक
को आप बोलोगे कि भाई ऐसा करता हूँ, मैंने तुम्हारे हिस्से में 10 लिख दूं, मानेगा वो बोलेगा नहीं भाई, मेरे से तो आपकी बात सिर्फ कितने की हुई थी, तो अब तो मेरी कंपनी, मैं तो फंस गया, मैंने तो कितना दे दिया, 10,000, तो बाकी 2500 रुपये तो मेरा एक्सपेंस हो गया। बाकी 2500 किसका एक्सपेंस है? फर्म का। मतलब कहानी ऐसी थी कि आलोक से बात तो हो गई थी, 7,500 में तय हुआ था, लेकिन खर्चे जब हुए तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में कितना आएगा बेटा? तो मुझे उम्मीद है कि किसी ने भी ऐसे नहीं किया होगा। बेटा बहुत फर्क होगा, मैं तुम्हारी तो बोलो जी, समझ में आया नहीं आया? बेटा ये बहुत ही आसान होता है जब टीचर समझा रहे होते हैं, जब खुद करेंगे ना आप, तो दिमाग की बत्ती घूम जाती है कई बार, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। इसलिए आप अपना 100% एक लॉजिक के साथ दीजिएगा, और जब मैं उसको रेक्टिफाई करूं तो उसको याद रखिएगा आप। लिख लिया बेटा? बीइंग realization expenses paid by firm on behalf of रिलायशन एक्सपेंसेस, सॉरी यहाँ पे लिख दो रिलायशन एक्सपेंसेस। चलना बेटे आगे बढ़ जाए, ए कर लिया सर, अब बी पे आते हैं। रिलायशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000, यहाँ पे एक्सपेंस कितने का है बेटा? इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म विल बेयर 2,000, इसमें से फर्म के हिस्से में कितना जाएगा और बैलेंस कौन देगा? अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि मान लो अदनान और मैं रिक्शे से जा रहे थे घर, यार हम दोनों एक ही घर के आसपास ही रहते हैं ना, मतलब तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग यार मजाक मजाक कर रहे हो यार, बताओ। चलो ध्यान से सुनो, हम दोनों घर जा रहे थे, तो भाई हमने तय करा कि भाई ऐसा है कि जो रिक्शे किराया 50 रुपये है ना, उसमें से 2 रुपये मैं दे दूंगा, 20 रुपये मैं दे दूंगा, अब 30 रुपये तुम दे देना, ठीक है जी? समझ में आई बात? ध्यान सुनो ना यार, 50 रुपये का रिक्शे किराया, मैं कितना दूंगा, ये कितना देगा, बताओ पेमेंट किसने किया? मैंने कब बताया आपको? ऐसा बोला कि दोनों ने पेमेंट किया, अभी तो हमने बंटवारा किया, कौन कितना देगा, क्या पेमेंट के बारे में बात करी मैंने आपसे? बताओ अदनान ने किया क्या पेमेंट? रिक्शे वाले को पेमेंट तो एक ही बंदे ने किया, करा किसने? तो बेटा इस क्वेश्चन में ये मिसिंग पॉइंट है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही मिसिंग पॉइंट यहाँ पे भी, ध्यान से समझिए। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भैया एक्सपेंसेस जो है 5,000, यानी रिक्शे किराया 50,000 है, 5,000 है, सॉरी। इट वॉज एग्रीड दैट फर्म, इसने बताया गया कि इसमें से 2,000 रुपये फर्म देगा, फर्म के हिस्से में 2,000 रुपये हैं, और बाकी पैसे किसके हिस्से में जाएगा? रविंदर जो कि पार्टनर है, लेकिन इसने ये तो नहीं बताया कि पेड बाई पार्टनर, इसने ये तो नहीं बोला पेड बाई फर्म, बात समझ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या माने सर किसने पे करा? तो इससे पहले आप ना वापस से चलेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 के ए पॉइंट में, आप एक बार पढ़ के देखो। एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन 5,000, 5,000 रुपए का एक्सपेंस था, यहां पे तो नहीं बताया था ये किसका है, लेकिन पे किसने किया? तो जब कुछ ना बोले तो क्या मानेंगे आप? फर्म ने पे किया। पे किसने किया? फर्म ने पे किया है। तो बेटा एक बात बताओ ना, सुनो ना, अगर फर्म पे करेगा तो कैश आएगा या जाएगा? थैंक यू, बहुत बढ़िया भाई। कैश कितना जाएगा सर? लेकिन ये 5,000 रुपये क्या कंपनी का 5,000 का खर्च है? ज्यादा का है?
ज्यादा क्या है? कितना? बोलो ना यार। तो 2000 किस नाम से लिखेगा वो? नालायक। किस नाम से लिखेगा वो? रिलायशन अकाउंट के नाम से लिखेगा। कितना? 2000। बाकी खर्चे किसके नाम से? बाकी रविंदर के नाम से। रविंदर कैपिटल अकाउंट। अरे बोलो बेटा। बीइंग रिलायशन एक्सपेंसेस पेड बाय। चलो आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹10,000 वर पेड बाय अमित। कह रही जी 10,000 रुपये का खर्चा है, पे किसने किया? ऑन बिहाफ ऑफ दी। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस पे कर रहा है पार्टनर। बताओ ये एक्सपेंस है किसका एक्चुअली में? ये तो फर्म का एक्सपेंस है ना। तो फर्म के लिए फायदा है नुकसान? तो नुकसान डेबिट या क्रेडिट? रिलेशन डेबिट या क्रेडिट? तो आइए जी रिलेशन को डेबिट करते हैं। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस यानी रिलाइजेशन एक्सपेंसेस रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अमित। वैल्यू कितनी है बेटा? 10,000। चलें सर आगे। क्वेश्चन नंबर 6। अयान सही से बैठ जा पहले। बिल्कुल सीधा होकर बात करने के मूड में ही बैठा है। हैं? क्लास चल रही उसमें भी। हाँ यार तू सही कह रहा है। मतलब record necessary journal entries in the following cases. Creditor worth ₹85,000 accepted 40,000 as cash. Creditor मतलब वो जिनको हमें पैसे चुकाने हैं। चुकाने तो हमें 85,000 थे, उसने 40,000 रुपये तो कैश में ले लिया मुझसे। और बाकी जो है इन्वेस्टमेंट कितने का उन्होंने लिया? फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब ये है जैसे मैं आपसे कह रहा था कि एक क्रेडिटर है मान लो, और इधर कैश भी है और इधर है इन्वेस्टमेंट भी। क्रेडिटर की जो वैल्यू है बेटा वो है 85,000। कितनी है? क्रेडिटर की वैल्यू है 85,000 और कैश हमसे कितना लिया इन्होंने? तो भाई हमने इनको कैश दिया है कितने का? 40,000। अब कितना बच गया इनका क्रेडिटर? बताइए सर, ये समझ में आ रहा है? भाई क्रेडिटर को हमने कैश दिया 40, बच गया 45,000, तो हमने इन्वेस्टमेंट भी दे दिया। इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में था कितने का? तो हमने 43 का, ये हमारा 43 का इन्वेस्टमेंट है, तो हमने ये इन्वेस्टमेंट दिया, इनको बोला जी 43,000। अब इनके कितने बच गए? अब ये कह रहे हैं ये 2,000 रुपये चलो छोड़ो मैं माफ़ कर देता हूँ, सेटलमेंट हो गया, उन्होंने यहीं पे बात ख़त्म कर दी। तो हमने एसेट्स दिया अपनी लाइबिलिटी को पे करने के लिए, लेकिन जो एसेट्स हमने जैसे इन्वेस्टमेंट दिया लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो उसकी तो एंट्री नहीं होगी, लेकिन हमने उसको क्या दिया साथ में? कैश जो दे रहे हैं बेटा इसकी तो एंट्री होगी ना।
बेटा कैश जो आपका कितना गया, अगर एसेट्स कोई सेटल हुआ है लाइबिलिटी के साथ में तब तो उसकी एंट्री नहीं होगी, लेकिन कैश की तो होगी ना। तो बताओ जी, कैश की एंट्री कर देते जरा से। तो लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं, आपके लिए फायदा नुकसान, लाइबिलिटी पे करेंगे तो नुकसान में लिखेंगे, तो एंट्री करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being being creditors, being creditor paid in full settlement, सेटलमेंट। चलो ए कर दिया बेटा हमने, बी पे आ जाए अब। बोलो बच्चा पार्टी। सेकंड पे देखिए, क्रेडिटर वर 16,000, क्रेडिटर कितने का है सर, दे एक्सेप्टेड मशीन वैल्यू ₹18,000। क्रेडिटर जो है वो 16,000 का है और मेरे से मशीन कितने का ले रहा है वो, और वो भी किस में, फुल सेटलमेंट में। समझ में आई बात, तो सेटलमेंट हो गया जी, कोई पैसे लेने देने अब नहीं है, ना उनसे कुछ लेना ना मुझे कुछ देना है। तो बी में क्या बताइए एंट्री, नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, लिखिए जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। सी पे आ जाइए बेटा। क्रेडिटर 90,000 का है बेटा, दे एक्सेप्टेड अ बिल्डिंग 1,20,000। बेटा इस बार कर्ज मेरे पे सिर्फ 90,000 है, लेकिन वो बिल्डिंग हमारे से ले रहे हैं कितने का, 1,20,000 का। एंड पेड कैश टू द फर्म, उन्होंने फर्म दिए, फर्म को पैसे दिए। समझ रहे मेरी बात को। तो अगर एसेट्स को लाइबिलिटी जैसा है तो कोई कुछ नहीं होना है, लेकिन जो अलग से पैसे मिल रहे हैं वो तो आएगा ना हमारे पास। तो बताइए फायदा नुकसान है, फायदा है सर। तो एंट्री बताइए, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायशन अकाउंट, कितना बेटा, 30,000 रुपये आ जाएगा जी। बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड या फ्रॉम क्रेडिटर्स इन सेटलमेंट ऑफ, सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के सेटलमेंट पे आपको ये पैसे मिले सर। बताइए जी, समझ में आई बात, क्लियर है सर। होमवर्क लिखो बेटा।